गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 9th के एक्सरसाइज 1 को हम लोग स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा टॉपिक था, चैप्टर का नाम था हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री का था। तो इस चैप्टर में कुछ बातें मैंने शायद आपको जो है जहाँ तक याद आ रहा है कि आपको अब मैंने सॉलिड तक बता चुका था, ठोस का अवस्था यहाँ तक खत्म हो चुका था। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक है पदार्थ की द्रव अवस्था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसका इंग्लिश होता है द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। आज का टॉपिक है हम लोग का पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसका इंग्लिश होता है द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो जानते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में। कहता है आप सभी जानते हैं द्रव के कणों के बीच अनुक आकर्षण बल जो है वो सॉलिड की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन कमज़ोर होने के कारण भी द्रव के कण ठोस की अपेक्षा कम मजबूती के साथ परस्पर बंधा हुआ रहता है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए इसे एक आकृति के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई भी लिक्विड का कण है, या एक क्या है, लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो इसके जो कण हैं एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने के कारण क्या है, एक दूसरे कण के बीच जो है अंतरानुक आकर्षण बल, जिन बलों के द्वारा एक दूसरे कण आपस में मजबूती से बने होते हैं, द्रव में कम होता है ना। जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से ये कण जो है ठोस की अपेक्षा द्रव में कम मजबूती से बंधे हुए होते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतरानुक आकर्षण स्थान जो है ये सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है। सॉलिड में क्या था, उसके सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होते थे, कण होते थे, काफ़ी सटे सटे होते थे। उसके दो कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होते थे, लेकिन लिक्विड में द्रव के मॉलिक्यूल्स में दो कण के बीच ठोस की तुलना में अधिक स्थान होते हैं। फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन आसानी से कर सकते हैं। किंतु अंतरानुक आकर्षण बल जो है इतना कमजोर भी नहीं होता है द्रव में कि ये कण जो है द्रव की सतह छोड़कर बाहर निकल जाता है, इस प्रकार का नहीं होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि सर किसी जो है लिक्विड का मॉलिक्यूल्स दो कणों के बीच जो है रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तथा जो दो कण जिन अंतरानुक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो ठोस की तुलना में कम होता है, तथा इसमें ये जो कण हैं आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर सकते हैं। और इसलिए जो है ये स्ट्रक्चर है द्रव का मॉलिक्यूल्स का, तो इस तरह से द्रव होते हैं। और जो है द्रव का सबसे खास बात यह है कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। द्रव जो है, द्रव को जिस भी बर्तन में हम रखते हैं
तो उस बर्तन का शेप ले लेता है। द्रव को हम जिस भी बर्तन में आपने देखा होगा, अगर वाटर हो या मिल्क हो, उसे अगर ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का आकार ले लेता है ना। अगर उसे कटोरी में रखते हैं तो कटोरी का आकार ले लेता है। कप में अगर रखते हैं तो कप का आकार ले लेता है। तो चलिए हम जानते हैं पदार्थ के और कौन कौन से गुण हैं। ये सभी बातें जो मैंने आकार वाला बताया कि द्रव को जिस भी बर्तन में रखते हैं, ये सभी आगे पढ़ेंगे इसके गुण में। तो इसके बाद इस पदार्थ की द्रव अवस्था में जानते हैं, आपने जान गया द्रव क्या है, द्रव के मॉलिक्यूल्स जो हैं किस प्रकार से रहते हैं, यह जान गए। तो अगला टॉपिक है इसी का, द्रव के सामान्य गुण। हम लोग जानेंगे कि द्रव का कौन कौन सा जनरल कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कहता है द्रव का आकृति और आयतन की बात करते हैं। द्रव में आकृति, और पहला नंबर गुण है कि द्रव में द्रव की आकृति जो है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है। किंतु द्रव का आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है। पहला गुण हम देखें कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। गुण का अगर द्रव के सामान्य गुण के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि द्रव की आकृति निश्चित तो होती है, लेकिन द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन जो है निश्चित होता है ना। तो इसके दूसरे गुण के बारे में जानते हैं, डेंसिटी के बारे में। इसका क्या डेंसिटी है, पहला नियम आपने, पहला गुण जाना। दूसरा गुण है द्रव का घनत्व जो होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। दूसरा गुण है द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। मैंने लिखा द्रव का घनत्व जो है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में, कोई भी पदार्थ हो अगर उसका तुलना ठोस से करे तो द्रव की अवस्था में अंतराअणुक स्थान जो है काफ़ी अधिक होता है। इसलिए द्रव का घनत्व जो है ठोस से कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, इसलिए मैंने लिखा द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। तो आइए इसका तीसरा गुण जानते हैं। द्रव जो है, द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य कहने का अर्थ है कि इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब ये जो है सिकुड़ता नहीं है। द्रव को जो है हम
कॉम्प्रेसिबल नहीं कर सकते हैं, डेट मीन्स संपीड़ नहीं कर सकते हैं। अगर इसका तुलना ठोस से करें तो कहेंगे ठोस की तुलना में ये थोड़ा जो है अधिक संपीड्य होता है। ठोस की तुलना में द्रव जो है थोड़ा अधिक संपीड्य होता है। इसका कारण है कि द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना से अधिक होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। द्रव क्या होते हैं, प्रायः असंपीड्य हो सकते हैं ठोस की तुलना में। ठोस जो है, कहने का अर्थ है ठोस में जो है अंतराणुक आकर्षण बल एक दूसरे कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, जिस वजह से उनके बीच दो कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ठोस जो है प्रायः क्या होते हैं, वो संपीड्य नहीं होते हैं, है ना। ठोस को हम सिकुड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो है रिक्त स्थान नहीं होता, लेकिन द्रव में होता है, जिस वजह से ठोस की तुलना में द्रव जो है प्रायः अधिक संपीड्य होता है। तीसरा गप करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, डेट मीन्स द्रवनांक और क्वथनांक का। तो चौथा हो जाएगा इसका कैरेक्टर द्रवों के द्रवनांक, द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं, कम होते हैं। मैंने बताया द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक जो है ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि द्रव पदार्थों के द्रवनांक कमरे के ताप से कम होते हैं, द्रव पदार्थों के क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं, किंतु इनका जो क्वथनांक है वो कमरे के ताप से उच्च होता है। तो मैंने इसलिए लिखा कि द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। चौथा है फ्लूइडिटी का अगर बात करें, तरलता का अगर बात करें तो लिखेंगे कि द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। आपने ठोस पदार्थ को कभी भी बहते हुए नहीं देखा होगा, है ना। सिर्फ द्रव में ही ऐसा गुण है कि द्रव जो है ये बह सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है, डेट मीन्स बहने की क्षमता होती है। अगला है अगर इसका डिफ्यूजन का बात करें तो लिखेंगे छठा पॉइंट, अगर विसरण का बात करेंगे तो लिखेंगे द्रवों में परस्पर जो है मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है।
मैंने बोला कि द्रवों में परस्पर जो है मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में देखेंगे, द्रव में अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो वे द्रव के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन जल्दी आपने सॉलिड के साथ इस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा होगा। सॉलिड में दो या दो से अधिक पदार्थों को घुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, डेट मीन्स काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। लेकिन द्रव को मिश्रित करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए मैंने लिखा, मैंने बताया द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि द्रव के गुण जो है बहुत सारे हैं, है ना, और भी हैं गुण। द्रव का जमना, है ना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन जो है द्रव का जमना कहलाता है। अगर कोई भी द्रव जो है ठोस के फॉर्म में आ जाए तो उसे द्रव का जमना अगर इसे जो है एग्जाम्पल, यदि जल को, वाटर आप जानते हैं कि जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन तक ताप तक अगर ठंडा किया जाता है तो जल बर्फ का रूप ले लेता है। जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यह जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। वो अस्थायी कहने का अर्थ है कि इस द्रव को अगर हम इस सॉलिड को, जो जल बर्फ जो बना, बर्फ को कुछ देर खुला छोड़ देने के बाद वह फिर से जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मैंने कहा यह जो भी जल में परिवर्तन होता है यह परिवर्तन वो अस्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद है आपका वाष्पन, है ना। तो वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन के बारे में जानते हैं। चलिए इसे मैं मिटा दूं। तो आप जो है, आप सभी द्रव के बारे में समझ गए होंगे। द्रव क्या है ना, द्रव के कण किस तरह से रहते हैं और जो है द्रव का कौन कौन सा गुण होता है। तो ये काफ़ी आसान है, मैंने इसे पॉइंट वाइज बनाकर लिख दिया ताकि आप सबको याद करने में काफ़ी आसानी हो। अगला टॉपिक है वाष्पन, है ना। वाष्पन के बारे में जानेंगे, इवेपोरेशन टॉपिक है हमारा। वाष्पन इसका इंग्लिश होता है इवेपोरेशन। तो वाष्पन के बारे में हम सभी जानेंगे कि व्हाट इज इवेपोरेशन, क्या होता है, वाष्पन क्या है। वाष्पन आपने ऐसा देखा होगा कि अपने वातावरण में कि अगर हम किसी चिपटी थाली में, अगर जिसमें थोड़ा बहुत जल हो, अगर उसे हम धूप में कहीं भी बाहर अगर रख देते हैं तो देखते हैं कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उस थाली में जो भी जल रहता है वह जल गायब हो जाता है। इसी तरह से तो आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर सर यह जो बर्तन में पानी था, यह पानी कुछ घंटों के बाद गायब हो गया, तो गायब होकर यह पानी गया तो गया कहाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका इस टॉपिक में मिलेगा, वाष्पन में। तो आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में नदी, तालाब, झील, झरना, जितना भी जल है वह सूर्य प्रकाश की रोशनी से धीरे धीरे गर्म होते जाता है और गर्म होकर जल जो है वाष्प के रूप में भाप बनकर उड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस भी प्रोसेस के द्वारा जो है जल, डेट मीन्स द्रव का जो है वाष्प में परिणत होना ही
वाष्पन कहलाता है। इसलिए हमने कहा कि सर किसी द्रव का कमरे के ताप, इसलिए मैंने कहा किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर, या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं, है ना। तो हमारा जो चिपटे थाली में जो भी जल था वह जो कुछ घंटों के बाद गायब होने का रीजन यही था कि उस जल का, वह जल जो है इवेपोरेट हो गया, मतलब वाष्प अर्थात भाप बनकर वह जल क्या उड़ गया, है ना। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है, तो इसी प्रोसेस का, यह वाष्पन जो है एक प्रोसेस है, वाष्पन एक प्रक्रिया है। इसी प्रोसेस के तहत गर्मी के दिनों में नदी तालाब के झीलों के जलों का वाष्पन काफ़ी तेजी से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वाष्पन क्या है। अगर कोई पूछेगा कि वाष्पन क्या है तो आप कहेंगे कि सर किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहलाती है। आपके घरों में एक उदाहरण आपने रोज देखा होगा कि आपके घर में जब चावल बनता है तो चावल का जो बर्तन होता है, हांडी होता है, प्लेट को जब आप उठाएंगे तो वो वाष्प के रूप में उड़ता है ना। तो वही है वाष्पन। क्या है? वही आपका वाष्पन है। तो वाष्पन में आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तो इसके बाद हम जानते हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक। आपने जाना कि वाष्पन क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो है कौन कौन से कारक हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, कौन कौन सा ऐसा कारण है जो क्या वाष्पन को प्रभावित करता है। तो द्रव का वाष्पन जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है और उन बातों में से पहला बात है द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति से तात्पर्य है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा, याद रखेंगे कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही अधिक तेजी से होता है। आइए इन बातों को हम एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि मान लीजिए ईथर का क्वथनांक जो है 34 डिग्री सेल्सियस है। क्या मान लेते हैं कि ईथर का क्वथनांक जो है वह कितना डिग्री सेल्सियस है? 34 डिग्री सेल्सियस हो। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो अतः जल की तुलना में ईथर का जो है वाष्पन काफी तेजी से होगा, जैसे ईथर, स्प्रिट। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस द्रव का जो है क्वथनांक जितना कम होता है उस द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है, और जिस द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होता है उसका वाष्पन भी उतना धीरे धीरे होता है। यहाँ पे हमारा
दो टाइप का द्रव है, एक है ईथर, दूसरा है जल। ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि 34 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम है। तो सबसे पहले ईथर और जल में अगर वाष्पन होगा तो ईथर का वाष्पन होगा, उसके बाद ही जल का वाष्पन होगा। तो ये जो है इफेक्ट करता है, यह एक इफेक्टिव तथ्य है ना। तो इसलिए वाष्पन को मैंने लिखा, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो है निम्नलिखित कारण हैं। उन कारणों में से द्रव की प्रकृति भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण है हमारा द्रव का ताप। दूसरा है द्रव का ताप। ये सभी बातें आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता होगा। द्रव का ताप कहने से है किसी द्रव का ताप जितना अधिक होगा उस द्रव का वाष्पन जो है उतना ही अधिक होगा। आप जब घर में गैस चूल्हा पर कोई भी जल को उबालते होंगे तो आप देखे होंगे, अगर गैस जो होगा काफ़ी लो पर होगा, रखते हैं है ना, टेम्परेचर को, आग को काफ़ी कम रखते हैं तो जल बहुत देर के बाद उबलता है। अगर उसे जल्दी उबालना हो तो गैस को पूरा तेज कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वह पदार्थ से जो भी पदार्थ आपके गैस चूल्हे पर चढ़ा हुआ रहता है वह काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए मैंने द्रव का ताप को इसलिए कहा कि जिस द्रव का ताप जितना अधिक होगा उस द्रव का वाष्पन जो है उतना ही तेजी से होता है। अब है तीसरा पॉइंट, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव का, मैं इसे डील नहीं कर रहा हूं, मैं इसे डील इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाकर इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ। ये सारा बात आपको इसका डिटेल भी पीडीएफ में मिलेगा। तो तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहता है द्रव का सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। आइए, आपने देखा होगा कि आपके कमरे में अगर पानी गिर जाता है तो वह पानी काफी देर के बाद जो है सूखता है ना। पानी के सूखने का अर्थ है पानी का वाष्पन जितना जल्दी से होगा वह जल उतना ही जल्दी से सूख जाएगा। अगर उस जल का सरफेस, अगर मान लीजिए इतने सा सरफेस में जल आपका गिरा हुआ है, अगर इस सरफेस को हम हाथ से या पोछा से बढ़ा, इसके सतह को अगर बड़ा कर देते हैं तो वह जल जो है काफ़ी जल्दी सूख जाता है ना। तो इसलिए कहा कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, द्रव का वाष्पन भी जो है उतना ही अधिक होता है। दैट मीन्स उतना ही तेजी से होता है ना। इसके बाद जो है चौथा तथ्य है वायु का वेग, है ना। ये बात आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो चौथा पॉइंट है वायु का वेग। ये जो है डेली आपके घरों में इस तरह का आपको देखने के लिए मिलता होगा। वायु का वेग कहने का अर्थ है कि हवादार स्थान पर जहां वायु का वेग अधिक होता है वहां पर द्रव का वाष्पन भी काफी तेजी से होता है। आप देखेंगे जब अपने घर में
पोछा लगाते हैं पानी से, तो पोछा लगाने के बाद आप अगर पंखा नहीं चलाते हैं तो वह आपका रूम जो है काफ़ी देर के बाद सूखता है। तो आप आपका रूम जल्दी सूख जाए, ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, पोछा लगाने के बाद फैन चला देते हैं, पंखा चला देते हैं। पंखा चलाने से क्या होता है, उस जगह का वातावरण जो है हवादार हो जाता है, वहाँ पर वायु का वेग बढ़ जाता है, और आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जल्दी कमरा हमारा सूख जाए। तो इस बात से या इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु का वेग जितना अधिक होगा, वाष्पन भी, उस द्रव का वाष्पन भी उतना तेजी से होता है ना। तो चलिए उसके बाद आपका 5वां पॉइंट है आर्द्रता, है ना। आर्द्रता कहता है, आर्द्रता का इंग्लिश होता है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो आर्द्रता जानेंगे, क्या है हमारा आर्द्रता। आर्द्रता कहता है कि आपने देखा होगा कि वायु में उपस्थित, सबसे पहले जानते हैं आर्द्रता है क्या। तो वायु में उपस्थित जो है जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है। आप जानते हैं कि आपके वायु में जल जो है किस समय अधिक होता है? आप जानते हैं कि गर्मी के समय का वायु जो होता है शुष्क होता है, सूखा। डेट मीन्स गर्मी के समय में हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, और ठंड के समय में जो है आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे देखते हैं ओस, धुंध, कुहासा, ये सबसे क्या तात्पर्य? इस सबसे यह तात्पर्य कि हमारे वायुमंडल में हवा के साथ साथ जो है द्रव की बूंदें भी काफ़ी ज़्यादा, डेट मीन्स सघन मात्रा में है। इसलिए भींगी हुई कपड़ा जो है, भींगा हुआ कपड़ा जो है गर्मी के समय में काफ़ी तेजी से सूखता है, किंतु यही कपड़ा ठंड के समय में, ठंडे मौसम में काफ़ी देर के बाद सूखता है। इसका रीज़न यही है कि गर्मी के समय में हमारे वायुमंडल में, हमारे वायु में जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिस वजह से गर्मी का मौसम होता है और हवा जो है वह कपड़ा काफ़ी जल्दी सूख जाता है। लेकिन ठंडे के समय में जो है हमारे वायु आर्द्रता पूर्ण वायु अर्थात नमी युक्त जलवाष्प होता है ना, नमी युक्त वायु होता है, इसलिए उस समय आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे आर्द्रता पूछे व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आप कहेंगे कि वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो अगर इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कोई कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है क्यों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी काफ़ी इजी है। आपसे पूछ दिया जाए कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है क्यों, तो आप कहेंगे वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर, आपका आंसर होना चाहिए कि वाष्पन की क्रिया जो है द्रव की सतह पर होती है, और सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से, सतह पर के द्रव के कण जो है द्रव के भीतरी भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है ना। भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं, और इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। इसलिए वाष्पन की क्रिया में हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि सुराही का जल ठंडा होता है क्यों? सुराही का जल ठंडा होता है क्यों?
आप देखेंगे घड़े की तुलना में सुराही का जल, घड़ा जो होता है, घड़े की तुलना में सुराही का जल अत्यधिक ठंडा होता है। क्यों? तो आप कहेंगे मिट्टी की सुराही में जो है अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण जो है सुराही की बाहरी सतह पर, उन छोटे छोटे छिद्रों से जल जो है रिस कर सुराही के बाहरी सतह पर चले आते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में, वाष्पन से जो है ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं और इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है सुराही के जल से प्राप्त कर लेता है। अतः जिस वजह से सुराही का जल अत्यधिक ठंडा रहता है ना। और भी हैं, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं, कपास दैट मीन्स सूती कपड़े पहनते हैं। गर्मी में लोग जो है पसंद करते हैं सूती कपड़ा पहनना, है ना, कॉटन का कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? तो हम बोलेंगे कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो है, आप देखते होंगे गर्मी का मौसम में हमारे शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है। पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता है, इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। पसीना जो है हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है और इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। चूँकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है, याद रखेंगे, सूती वस्त्र जो है जल का एक अच्छा शोषक है। अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीने को आसानी से सोख लेता है ना। सूती वस्त्र जो है जल का एक अच्छा शोषक है, इसलिए हमारे शरीर से जो भी पसीना निकलता है उसे आसानी से सोख लेता है और यह हमारे और इसे पसीने को सोख कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग जो है सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगला है क्वथन और क्वथनांक। हम जानेंगे क्वथन और क्वथनांक। इसे मिटा देता हूं। क्वथन और क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक जो है आप जानते हैं, जब किसी द्रव का वाष्प जो है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव जो है उबलने लगता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव कब उबलने लगता है, तो इसका आंसर होगा कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब, जब किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उबलने लगता है। और अगर हम क्वथन और क्वथनांक का बात करें तो कहेंगे द्रव को गर्म करने पर, द्रव को जब भी हम लिक्विड को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब क्रमशः बढ़ने लगता है। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, याद रखेंगे इस लाइन को, जिस ताप पर
द्रव जो है उबलना प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, उस द्रव का, उस ताप को जो है उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो हम लिखेंगे जिस ताप पर, अगर इसका बात, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उबलना प्रारंभ करता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को, और इस प्रक्रिया को, और यह प्रक्रिया, ऐसे लिखते हैं, और यह प्रक्रिया क्वथन मत या उबलना कहलाती है। चलिए, तो आपने जाना कि जिस ताप पर कोई द्रव जब उबलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्वथन, और यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस दैट मीन्स यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। क्वथन का अर्थ है उबलना। उबलना कहें या क्वथन कहें, बोथ आर सेम। दोनों वर्ड क्या है? सेम है, एक है ना? क्या है? इस पूरे प्रोसेस को क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उस ताप को, उस टेम्परेचर को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो अगर आपसे इसके बाद एक क्वथन द्रव के अवस्था में और एक टॉपिक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि वाष्पन और क्वथन में अंतर बताएं। आपका क्वेश्चन होगा कि वाष्पन और क्वथन में अंतर बताएं। अगर पूछ दिया जाए कि वाष्पन और क्वथन में अंतर बताएं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पन और क्वथन में अंतर बताएं, तो आप कहेंगे कि वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर है। तो इस तरह से आप एक तरफ वाष्पन लिखेंगे, दूसरी तरफ आप जो है क्वथन लिखेंगे और बीच से लाइन खींचेंगे। वाष्पन में लिखेंगे पहला कि ये वाष्पन जो है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक होते रहता है, जो सभी तापों पर होते रहता है। ऐसा नहीं है कि वाष्पन होने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कम टेम्परेचर होगा तो वाष्पन कम होगा, अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो वाष्पन ज़्यादा होगा, लेकिन वाष्पन तो होगा। इसलिए मैंने लिखा यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होते रहती है। इस तरफ क्वथन में लिखा है यह एक निश्चित ताप पर ही होती है। याद रखेंगे, क्वथन जो है यह एक निश्चित ताप पर ही होती है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। इधर जो है वाष्पन में यह जो है द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि वाष्पन जो है द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होती है, द्रव के भीतरी भागों में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसी तरह यह जो क्वथन जो है यह संपूर्ण द्रव में होता है। क्वथन जो है यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से
बुलबुले निकलने लगता है। आपने देखा होगा जब पानी को आप गर्म करते हैं तो जब पानी उबलता है तो पानी के नीचे से बुलबुला भी निकलता है ना। तो वह क्वथन का अंतर है। इसलिए मैंने लिखा यह संपूर्ण द्रव में होता है। क्वथन जो है यह संपूर्ण द्रव में होता है, द्रव के, और इसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। इसमें जो है वाष्पन में इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, इसमें जो है ठंडक उत्पन्न होती है, जबकि क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, इसमें आपको गर्मी लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो है द्रव का अवस्था जो है खत्म हो गया है ना। जो हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ का द्रव्य अवस्था वो खत्म हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक का मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, इसका PDF बनाकर, इसका लिंक इसके क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। और फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7870260505 है ना। तो इसका फेयर कर लेंगे और फेयर करके आप कल 7 बजे से पहले हमारे व्हाट्सएप पर आप सभी बच्चों को भेजना है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।